आपको यहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंगे का मास्टर बना के नहीं भेजा तो आप हमसे कहिएगा। पेपर में आप पेपर जाने से पहले आप इसको बस एक बार रिवाइज करेंगे, बस खत्म। इस प्रकार इसको समझा दूंगा मैं एकदम ईजी वे से। और जो वो आप एक्स किरणें, गामा किरणें, जितनी भी किरणों का आप माइक्रोवेव किरण हो गई या रेडियो एक्टिव तरंगे हो गई, जितनी भी तरंगे हैं उसको तो एकदम ट्रिक से बता दूंगा कैसे उसको वेवलेंथ याद करने, एकदम यहीं पे याद करवा के भेजूंगा। मतलब मैं गारंटी दे रहा हूँ ये चैप्टर पूरा आपको यहीं पे तैयार करवा के भेजूंगा। बहुत ईजी चैप्टर है, थोड़ी सी चीजें आपको बस समझनी है जो एकदम यहाँ पे देखिए पानी की तरह आपको साफ साफ समझा दूंगा। सबसे पहले इसमें समझना बस एक ही चीज है, क्या होता है विस्थापन धारा, जिसमें ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। कहते हैं ना कि पिलर ही कमजोर है तो घर कैसे बनाओगे। तो अगर आपको विस्थापन धारा मालूम ही नहीं है तो पूरा चैप्टर पढ़ जाओगे, कुछ फायदा नहीं है। कहाँ से उत्पन्न हुआ विस्थापन धारा, थोड़ा सा पढ़ेंगे बस, उसके बाद से हम बात करेंगे चैप्टर में। बस वो खत्म हो गया, विस्थापन धारा समझ के 2 मिनट में चैप्टर खत्म। ये देखिएगा, इससे पहले अगर हम चैप्टर 4 की तरफ चले तो कुछ हम ऐसा पढ़ के आए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी नहीं ऐसा नहीं पढ़े, इसीलिए मैंने ये कर दिया ना, क्योंकि गोला मैंने बना दिया था, मैं संधारित्र बना रहा हूँ बच्चा। तो संधारित्र हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, चौकोर वाला, गोल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे कुछ यहाँ पर बहुत प्रकार के बच्चे हैं ना। अब कुछ कहेंगे सर जी ऐसा नहीं, ये प्लेट होता है ना बच्चा, इसको ऐसे ही आप समझ लीजिए जैसे हम लोग इसे देखते आ रहे हैं, सिंपल प्लेट। ऐसा संधारित्र हम देखते आ रहे हैं। और यहां पे एक बैटरी, ठीक। समझिए जो चीज मैं ध्यान समझाना चाह रहा हूं, इस संधारित्र हम पढ़ते आ रहे हैं, 4th चैप्टर में हमने पढ़ा था। और उसी 4th चैप्टर के आगे हमने एक पढ़ा था एम्पियर का नियम। पियर सॉरी थोड़ा गलत लिख दिया, एम्पियर का नियम, ये भी हमने नाम सुना था। क्या था एम्पियर का नियम? हमने सुना था एम्पियर के नियम के अनुसार कि किसी भी बंद क्षेत्र के अंदर, किसी भी बंद चालक के अंदर, चालक बोलिए, कोई भी बंद पात्र बोलिए, ठीक है, जैसा कि एकदम सेम टू सेम गॉस के प्रमेय के अनुसार, सेम टू सेम गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद परिपथ में, तो सिर्फ वही चीज इन्होंने बताया, किसी भी बंद परिपथ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ में बहने वाली धारा का म्यू गुणा होता है। सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक, यही नहीं बताया था एम्पियर के नियम में कि किसी भी परिपथ में बहने वाली, किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा का रेखीय समाकलन, किसी भी बंद परिपथ में बहने वाली, किसी भी बंद परिपथ का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ में बहने वाली धारा का म्यू गुणा होता है। एम्पियर का ये नियम था, यही नियम था ना बच्चा, ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे हम आ जाते हैं, ये नियम आपको बता दिया, हम यहां पे आ जाते हैं। यहां पे अगर हम देखें तो हमने भाई पढ़ा है कि ये यहां से धारा निकली, यहां से धारा निकली और परिपथ पूरा हो गया। यहां से धारा अगर यहां से आई जाती है तो यहां से भी आई या धारा अंदर आती है। भाई पता है सबको ना, हाँ सर, जितनी धारा निकलती है उतनी धारा बैटरी में वापस जाती है। अब यहां पे तो कोई तार ही नहीं है, समझिए ध्यान से जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं, यहां पे कोई तार है ही नहीं, यहां पे कोई तार और नहीं है, नहीं, यहां पे तो भैया कोई तार और नहीं है। अब सुनिएगा, यहां पे कोई तार और तो है नहीं, आवेश एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित होता है, यही नहीं होता है कि यहां से आवेश आया, इस पे चला गया, इस पे चला गया, एक धन प्लेट एक ऋण प्लेट, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, जो मैक्सवेल सर थे, हम अब थोड़ा सा आपको उनकी कहानी के बारे में चलाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे, ठीक है, और वो इसी नियमों की विद्युत क्षेत्र पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम कर रहे थे, इसीलिए इसको इस चैप्टर में दिया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम कर रहे थे और उनके अचानक से ये संधारित्र वो लगाए हुए थे, अपना ऊर्जा नाप रहे थे। उन्होंने गुस्से में मैग्नेट को लिया और ऐसे फेंक दिया, मैग्नेट को लिया और फेंक दिया और वो आके संधारित्र के अंदर गिरा। क्या? चुंबकीय सुई उन्होंने लिया था और चुंबकीय सुई को फेंका, वो आके संधारित्र के ऐसे बीच में गया और जैसे वो संधारित्र के बीच में गया उन्होंने देखा उसमें विक्षेप हो गया। जैसे ही वो संधारित्र के बीच में गया चुंबकीय सुई में विक्षेप हो गई। अब
अब चुंबकीय सुई में विक्षेप हुई तो उन्हें अब चिंतन में पड़ गए। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र, थोड़ा इधर दाव दो, चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन म्यू आई के, तो ये तो भैया आई रहेगा तभी चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। अगर यहाँ पे आई 0 कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब यहाँ पे धारे नहीं है, तारे नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से आ गया? अब वो लगे इस पर चिंतन करने, परेशान हो। देखिए बहुत बार क्या होती है ना, किसी चीज का आविष्कार मजाक में गलती से ही हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ये भी चीज हुआ। उसके बाद ऐसा तो नहीं ना कि आप ऐसे फेंक दिए, विक्षेप हो गया तो कुछ वो कर सकते नहीं। अब वो गए साइंस लैब में, जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में गए तो उन्होंने बताया कि इसमें विक्षेप होता है, उन्होंने करके दिखाया। तो अब लोगों ने बोला इसको प्रमाणित कीजिए, कितना विक्षेप होता है और कैसे होता है। अब हम बोल दिए मेरा नाम शेखर राज शर्मा है, मेरा नाम फलाना चिंका है, मेरा नाम आयुष पटेल है, मेरा नाम द्विवेदी चिंतन है, तो आप हो जाएंगे? नहीं, आपको अपना प्रूफ दिखाना पड़ेगा। थाने में अगर जाएंगे तो आधार कार्ड। तो इनसे ही बोला गया प्रूफ दिखाइए। तब इन्होंने रिसर्च करना प्रारंभ किया और बोला उन्होंने इसमें भी धारा है, इसके बीच में भी क्या है? धारा है। और इसी धारा को उन्होंने बोला, ये तो धारा बोलते हैं इसको, तो इसको क्या बोले? तो इसको उन्होंने बोल दिया विस्थापन धारा। क्या बोला उन्होंने? विस्थापन धारा। ध्यान से समझिएगा, उन्होंने इस धारा को बता दिया बच्चा, क्या? विस्थापन धारा। जब उन्होंने विस्थापन धारा बताया तब देखिए चीजें कैसे कनेक्ट होती है। तब इन्होंने यहीं से मैक्सवेल में एक चीज दिया कि क्या, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे क्यू आवेश था, तो इस पर से इस पे आवेश जाएगा, इस पे से, यही ना होता है संधारित्र में, प्लेटें चार्ज होती हैं और फिर कम होती है। तो यहां से पता लगा, इन्होंने बताया कि क्या बताया इन्होंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कि विद्युत क्षेत्र के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या उन्होंने बताया कि विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। समझ में आया आपको? क्या उन्होंने बताया कि विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? तो ये भी लिख लीजिएगा, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? बताइए जल्दी भाई, कौन बताएगा? वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है। वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है। किसने दिया इसको? मैक्सवेल। ये इसको नोट कर लीजिएगा पहले। मैक्सवेल ने यह बताया, क्या बताया भाई? ये चीज बताया कि विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये भी पूछ सकता है कि विस्थापन धारा किसने दिया? तो मैक्सवेल ने दिया। इस चीज को जो मैं आपको बताया आप पूरे स्कूल में पूछाएंगे ना, तब भी आप नहीं कोई बता पाएगा। और देखिए, अगर अब आपको याद होगा, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलना चाहता हूं। अगर आपने इससे पहले पढ़ा हो तो फैराडे ने भी बताया था, फैराडे ने बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन से क्या उत्पन्न होता है? वैद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन से वैद्युत क्षेत्र होता है। अगर आपने उसमें भी नहीं पढ़ा तो उसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज बता दिया।
अब देखिए इन्होंने एक बोल दिया कि भाई यहाँ पे एक विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट होता है जिसे हम आईडी से डिनोट करते हैं। तब देखिए यहाँ से आपका चैप्टर चालू होगा। जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था समझा दिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा। अब इनसे पूछा गया तब ये भी बताइए इस आईडी की वैल्यू कितनी होती है। अब देखिए यहीं से निकल के आता है एम्पियर का मैक्सवेल नियम, जिसे मैक्सवेल ने क्या किया था, मॉडिफाइड किया था बच्चा। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे है एम्पियर का मॉडिफाइड नियम। पहले आईडी का मान देखते हैं, विस्थापन धारा। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, विस्थापन धारा की। आप पहले यहाँ पे देखिए क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्यू आवेश है तो इस पर से कुछ आवेश इस पे जाता है, फिर इस पे जाता है, इस पे जाता है, इस पे जाता है, चार्ज होती है, आवेश का स्थानांतरण होता है प्लस से ऋणात्मक की ओर। तो यहाँ पे आएगा आपका ई, यहाँ पे भाई चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र होगा ना, ई तो यहाँ पे उपस्थित होगा ही। तो ई इक्वल टू हम पढ़ के क्या आ रहे हैं, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, पढ़े हैं ना क्या होता है। फिर से सुनिएगा ध्यान से, संधारित्र के प्लेटों के बीच में, देखिए भूलते मत जाइए, संधारित्र के प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भैया, होता है इतना। चलिए आप बोले हम भी माने, मानना नहीं, आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं संधारित्र वाले चैप्टर में। ठीक है, अब ध्यान देंगे हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, इसमें धारा निकाल रहे हैं। तो इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र इतना है, इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र इतना है, और हम जानते हैं कि हमें गुलाम सर ने एक चीज़ बताया है, सॉरी गॉस सर ने एक चीज़ बताया है कि फाई बी फाई ई क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई ई क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है, होता है। अब आपने पढ़ा होगा एक और चीज, क्या पढ़ा था भैया बताइए। अब आपने एक और चीज पढ़ा होगा कि फाई इक्वल टू भी एक चीज होता है। अब फाई इक्वल टू भी एक चीज होता है, क्या होता है वो छोड़िए, उसको आप ई ए वही होता है, यहां से आप आ सकते। चलिए यहां से आप मत करिए इसको डायरेक्ट, ऐसे करिए, फाई इक्वल टू ई ए होता है, हमको पता है, वही चीज आ जाएगी। होता है ना क्षेत्रफल, वैद्युत क्षेत्र का गुणा क्षेत्रफल से गुणा। तो अभी यहाँ पे रख दीजिए ई की वैल्यू, सर ने बोला रख दिए भाई ए एप्सिलॉन नॉट थीटा इंटू ए, वही चीज़ आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया, वहाँ पे गॉस का नियम क्यों नहीं लगाया, क्योंकि गॉस ने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया था, और फाई इक्वल टू होता है ई ए, और यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाली क्योंकि इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र कितना है, इतना है। ये गॉस के नियम से नहीं आया है, ये इससे आया है, क्योंकि यहाँ पे गॉस का नियम नहीं लग रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे गॉस का नियम नहीं लग रहा। अच्छा अब ये चीज़ आ गया, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू फाई ई बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई ई बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है भैया धारा। तो हमें पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, डी आई बाई डी टी। आवेश किसको बोलते हैं, वैद्युत धारा परिवर्तन की दर को ही आवेश बोलते हैं। तो क्लास 9th से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ये वैद्युत धारा परिवर्तन की दर को यहां से हम रखेंगे किसका मान, यहां से अब बच्चा हम सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, हमें यहां से धारा निकालनी है, धारा। तो धारा किसको बोलते हैं, आवेश परिवर्तन की दर को ही धारा बोलते हैं, आवेश परिवर्तन की दर को ही धारा बोलते हैं। तो यहां पे जब इसकी परिवर्तन की दर को धारा बोलते हैं तो यहां से हम क्यू का मान रख देंगे, फाई ई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी टी। यहां से अगर लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट है कांस्टेंट बाहर आ गया, डी फाई ई बराबर डी टी, डी फाई ई बराबर डी टी। ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई है तो अब आप कुछ भी कर सकते हैं। यही है हमारा क्या, विस्थापन धारा। ये चीज आपको समझ में आ गई है तो पूरा चैप्टर आप समझ सकते हैं। बस
इतना समझना था। बस पूछता है इसमें कि डिराइवेशन विस्थापन धारा फाइंड करने का, और ये डिफिनीशन आपके सामने मैंने रख दिया। ठीक है, ये डिफिनीशन आपके सामने हमने रख दिया। अब देखिए यहीं से इन्होंने एम्पियर के नियम को मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया? एम्पियर के नियम को समझते चलिएगा भाई, बहुत इसके बाद से बहुत आसानी से समझा दूंगा। यहाँ पे इसको भी तो आसानी से समझाया, भी कोई हार्ड नहीं था। अब यहाँ से एम्पियर का नियम हो गया मॉडिफाई। नया नियम, या इसको क्या बोलते हैं? एम्पियर का नया नियम या एम्पियर मैक्सवेल नियम। ठीक है, ए मैक्सवेल लॉ, ए का मतलब यहाँ पे एम्पियर है। ठीक है, अब यहाँ से मॉडिफाई हो गया। यहाँ से क्या हो गया कि किसी बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन एप्सिलॉन नॉट उस परिपथ में बहने वाली धारा तथा विस्थापन धारा के योग के म्यू नॉट होता है। तो ये हो गया धारा I प्लस ID, और ID की वैल्यू क्या है बच्चा? ये है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू ब्रैकेट में I प्लस, यहाँ पे हमने क्या निकाला? d∅/dt। बस ये है एम्पियर का मैक्सवेल नियम, और ये है आपका विस्थापन धारा। और इस चैप्टर से पूछे जाने वाला पहला डिराइवेशन और लास्ट डिराइवेशन। इस चीज को आपको समझ में आ गया। विस्थापन धारा क्या होती है समझ में आया? उस प्लेट के बीच में जब कोई धारा होती ही नहीं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे होगी? भाई मैक्सवेल सर ने बोला था, और वास्तविक सी बात है। कैसे इसमें चुंबकीय विक्षेपित होगी जब धारा ही नहीं है? तो अगर तब तो इनका नियम गलत हो गया, या तो इनका नियम गलत हो गया, ये एम्पियर सर का नियम गलत हो गया। लेकिन एम्पियर का भी नियम हर एक जगह लगता है। तो सब मिला जुला कर एक विस्थापन धारा, इन्होंने बताया कि इसके बीच में एक विस्थापन धारा होता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी रहती है? विद्युत क्षेत्र के लंबवत रहती है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रहती है। चलिए इसको कर लीजिए, उसके बाद से हम चलेंगे आगे छोटे छोटे पॉइंट की ओर। ठीक है, तो ये हो गया, आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि और मैं लिखवाने वाला हूँ नहीं बार में एम्पियर का नियम। ठीक है, एम्पियर का नियम जो मैंने बोला था, डिफिनीशन तो आप समझ गए होंगे, तो डिफिनीशन आप लिखने में खुद सक्षम हैं। अब देखिएगा, बात करूंगा मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब बात करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, क्योंकि बहुत बच्चे का डिफिनीशन ही नहीं मालूम होता है। डिफिनीशन ही नहीं मालूम है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या हैं? यहाँ पर जितने लोग सुन रहे होंगे उनमें से आधे क्या 1% को मालूम होगा और 99% को नहीं मालूम होगा कि विद्युत चुंबकीय परिवर्तन होता क्या है। सुनिएगा, अब ध्यान से जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये आपका 2 नंबर डिसाइड करेगा। डिफिनीशन नहीं आएगा तभी सिर्फ 2 नंबर हमेशा आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी 3 भी हो जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, बस इसका डिफिनीशन है और कुछ नहीं है इसमें। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, यही पे लिख देता हूं, बार बार लिखने की आवश्यकता क्या है? यहाँ पे तो चैप्टर लिखा ही हुआ है, परिभाषा डायरेक्ट डाल देता हूं। पहले समझिए परिभाषा। जब किसी वैद्युत परिपथ में, ठीक है, जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा क्या हो, तीव्र गति से परिवर्तित हो रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, बहुत तीव्र गति से धारा परिवर्तित हो रही है, तब उस परिपथ में अब वैद्युत धारा परिवर्तित हो रही है, तो धारा क्या होता है? I=dQ/dt। आवेश परिवर्तन की दर, वैद्युत धारा परिवर्तन मतलब आवेश बहुत तीव्र गति से दोलन कर रहा है। आवेश क्या कर रहा है? तीव्र गति से दोलन कर रहा है। तो इस स्थिति में वैद्युत परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में संचरित होती है, निकलती है। इन तरंगों को ही वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। फिर से मैंने क्या बोला सुनिएगा, जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा तीव्र गति से बदलती है,
या आवेश भी आप बोल सकते हैं, आवेश मत बोलिएगा। वैद्युत धारा तीव्र गति से बोलती है तो आवेश भी बोल सकते हैं। जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा तीव्र गति से बदलती है, ब्रैकेट में लिख देंगे, अभी मैं लिख के बताऊंगा, आवेशों का दोलन होता है, आवृत्ति बढ़ जाती है। जब तीव्र गति से वैद्युत धारा बदलेगी तो आवेश तो दोलन करेंगे ही करेंगे, दोलन गति करेंगे। तो उस स्थिति में क्या होता है, परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में निकलती है, संचरित होती है। उन तरंगों को ही वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा, बहुत कम किताबों में आपको डेफिनेशन मिलता भी है। जब किसी परिपथ में मैं ऐसे डिफिनीशन लिखता नहीं हूँ, इसका इसलिए लिख रहा हूँ, बहुत कम किताबों में दिया होता है। जब किसी वैद्युत परिपथ में जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा तीव्र गति से परिवर्तित होती है, यहां पे क्या लिख सकते हैं आगे, अर्थात क्या होता है, आवेश का जो दोलन होता है वो बढ़ जाता है। या यहां ब्रैकेट्स में लिख दे रहा हूं, अर्थात आप भी लिख दीजिए, इसको ब्लैक पेन से लिख कीजिए ब्रैकेट वाला, अर्थात आवेश, देखिए मैं भी लिख रहा हूं, पेपर में आप लिखेंगे तो वैसे ब्लैक पेन से, अर्थात आवेश उच्च गति से दोलन करने लगता है, ब्रैकेट बंद, तो परिपथ से धारा तरंगों के रूप में संचरित होती है, संचरित होती है। इन तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, चुंबकीय तरंगे कहते हैं। बस ध्यान से समझिए भाई, वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं। धारा परिस्थिति होती है तो आवेश दोलन तीव्र गति से करने लगता है, तो परिपथ में धारा को, तो परिपथ से धारा तरंगों के रूप में, अरे यार परिपथ से धारा नहीं, परिपथ से ऊर्जा, थोड़ा सा, परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में संचरित होने लगती है। इन तरंगों को ही वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होता है तो आप बताने में समर्थ होंगे, चलिए अब एक और प्रश्न पूछा जाता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, देखिए पहले तो याद रखिएगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसे तरंगे हैं जिनमें वैद्युत चुंबकीय तरंगे नाम दिया जाता है, नाम पढ़िए वैद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी कि इसमें वैद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, वैद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। याद रखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वैद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे हैं जिसमें वैद्युत क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र। इसको मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहीं से आप पढ़ सकते हैं विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। अब आपको एक चीज बस इसमें याद रखनी है, फिर पहले बोल दे रहा हूँ, वैद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसे तरंगे जिसमें वैद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। कैसे कैसे होती हैं ये आपको याद रखना है। वैद्युत चुंबकीय तरंग में, ये देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंग में बना रहा हूँ, ये वैद्युत चुंबकीय तरंग के चलने की दिशा समझ लीजिए, संचरण की दिशा, ठीक है। अगर संचरण की ये दिशा है तो इसमें चुंबकीय तरंग हो जाएगी, आपकी चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो जाएगी, यानी कि 90 डिग्री, ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र, और ये हो जाएगा आपका क्या, ये क्या हो जाएगा भैया बताइए जल्दी से, ये हो जाएगा आपका वैद्युत क्षेत्र। इसको ई से डिनोट कर देता हूँ, अब तो आप पढ़ने लगे गए होंगे ई, और इसको बी से, तीनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। अगर आपसे देखिए ऐसे ही पूछ सकता है,
देखिए पहले तो समझ आइए, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में तीनों, अब इनके बीच भी 90 डिग्री का एंगल है, आई और बी के बीच भी 90 डिग्री, एक्स वाई जेड जो तल होते हैं ना वही है, इनके बीच 90 डिग्री का एंगल है, इनके बीच भी 90 डिग्री का एंगल और इनके बीच भी 90 डिग्री का एंगल है, तीनों के बीच, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र के बीच भी 90 डिग्री का अंश होता है, चुंबकीय क्षेत्र से संचरण की दिशा का भी 90 अंश का होता है और वैद्युत क्षेत्र से भी संचरण की दिशा का 90 अंश का कोण होता है। अब देखिए आपसे ऐसे पूछ सकता है कि किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में, देखिए मैं आपसे क्वेश्चन बना देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, देखिए किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में यदि चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया ई बी, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र एक्स एक्सिस पे है, वैद्युत क्षेत्र वाई एक्सिस पे है, तो संचरण की दिशा किस एक्सिस पे होगी? जेड एक्सिस पे। ठीक, समझ में आ गया होगा, हमेशा तीनों लंबवत होंगी। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इससे लंबा क्वेश्चन आता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण आता है, तो हम तुरंत गुण की ओर आगे बढ़ेंगे और इसके बाद बचेगा बस क्या, इसके बाद बचेगा बस क्या, इसके बाद बचेगा बस बच्चा आपको वेव का पढ़ना, जितनी भी तरंगे हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे उनके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि वैद्युत क्षेत्र बी बाई सी कि ई बाई सी, सी होता है, ई बाई बी सी के बराबर होता है। सी क्या है यहाँ पे? प्रकाश की चाल, याद रखिएगा। वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र बटे चुंबकीय क्षेत्र प्रकाश की चाल के बराबर होते हैं। सी प्रकाश की चाल, बी चुंबकीय क्षेत्र, याद रखिए इससे क्वेश्चन आता है, और ई वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है भाई? ये वैद्युत क्षेत्र ई प्रकाश की चाल के बराबर होता है। चुंबकीय, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र बटे चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात प्रकाश की चाल के बराबर होता है। बस इतना चीज आपको पता है और आपको इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से चिल्ला चिल्ला कर बोल दे रहा हूं। बहुत ज्यादा जिसको पढ़ने का मन होगा, बहुत ज्यादा जिसको पढ़ने का मन होगा, एक फॉर्मूला और पढ़ सकते हैं, U इक्वल टू 1/4। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की जो ऊर्जा होती है 1/4 E म्यू स्क्वायर प्लस 1/4 B म्यू स्क्वायर, एप्सिलॉन स्क्वायर बटे म्यू स्क्वायर। ये क्षेत्र की ऊर्जा का फॉर्मूला है जो आप पढ़ लेंगे तो ये भी अच्छा है। अच्छा, सॉरी, अरे यार यहाँ कहाँ लगा दिया, इसके ऊपर है, ई के ऊपर। ये इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की चैप्टर में कुछ आ सकता नहीं, पढ़ेंगे तो आप मूर्ख होंगे। ये भी नहीं पूछता है लेकिन मैंने लिख दिया। अब हम चलेंगे वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के गुण के बारे में। डिफिनीशन जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए, अब अगर आपसे गुण या अभिलक्षण पूछे, मैं इतना लिखवाता हूँ नहीं, लेकिन ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है और इसके नोट्स बच्चे नहीं समझ पाते हैं कैसे बनाएं, कितना बनाएं। मैं जो चीज़ें लिखवा रहा हूँ 2 पन्ने से ज़्यादा का नहीं है, मतलब मात्र 2 पन्ने में ये चैप्टर खत्म, मात्र 2 पन्ने में ये चैप्टर खत्म। जिसको राम कथा इतिहास पढ़ना चाहिए, मैंने इसमें इतिहास भी लेक्चर में बता दिया कि इसकी खोज कैसे हुई थी, तब भी 2 चैप्टर। लेकिन लोग पता नहीं क्यों क्या क्या लिखवाते हैं बिना मतलब की चीज़ें, उसमें मेन पॉइंट नहीं मिलेगी, पूरा बुक छपवा देंगे। चलिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। तरंगों के गुण या अभिलक्षण, गुण या इसी को हम क्या बोलते हैं? अभिलक्षण। हमेशा क्या पूछी जाती है? 4 पूछी जाती है, मैं आपको 5 या 6 बता दूंगा, और वो भी सबसे इजी वाला। पहला, वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न कैसे होती है?
कौन बताएगा? अभी मैंने बताया है। कौन बताएगा वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न कैसे होती हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत से मैंने वैद्युत कर दिया, बहुत बढ़िया। विद्युत चुंबकीय तरंगे याद रखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश, त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। एक्सेलरेटेड चार्ज, यहाँ पे एक्सेलरेटेड भी लिख दे रहा हूँ, जो बच्चे एक्सेलरेशन पढ़े होंगे। त्वरित यानी कि एक्सेलरेटेड, त्वरित चार्ज यानी कि आवेश, ठीक है, त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश बताइए, क्या इंग्लिश में बताए? वैद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती है, आपने लिख सकते हैं। एक्सेलरेटेड भी यहाँ तक कि मैंने लिख दिया है। दूसरा, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे उत्पन्न होंगी? तो त्वरित आवेश से उत्पन्न होंगी। चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होती है? पूछ सकता है आपसे, तीनों में से देखिए कोई पूछ सकता है कि वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होती है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया, त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है। वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होती है? स्थायी आवेश से उत्पन्न होती है। जब कोई चार्ज स्थायी रहता है तभी ना उत्पन्न होती है। और फैराडे ने हमने नियम में पढ़ा था क्या, किसी तार में धारा बहती है तो उसमें उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तार में धारा कब बहेगी? जब आवेश गतिमान होगा। तो जब आवेश नियमित रूप से यूनिफॉर्म स्पीड से यानी कि एक समान वेग से गतिमान रहता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। सारी चीजें दिमाग में बैठाते रहिए, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। दूसरा, विद्युत चुंबकीय, ये आ गया भाग 2 का। भाग 2 में आपने पढ़ा होगा, देखिए इसका उत्तर यही मिल जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब बताइए सर क्या पढ़ा था हमने भाग 2 में? भाग 2 के पहले ही पेज आप खोलते ही पढ़े होंगे कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी हुई थी जिसमें हमें बताया गया था माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसमें लास्ट में जाकर जो निकला, इसका जो लास्ट रिजल्ट आया वो ये आया कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा, इसलिए बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश की चाल से, विद्युत चुंबकीय, देखिए सबसे इजी पॉइंट आपको बता रहा हूं, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश की चाल से सी, ये आपको नहीं देगा बुक में, ये नहीं लिखेंगे प्रकाश की चाल से चलती है। वैद्युत चुंबकीय तरंग में निर्वात में प्रकाश की चाल, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, μ/ε0, √μ/ε0। तो पेपर में लिखना हो क्या लिखेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे 1/μ/ε0 यानी कि प्रकाश की चाल से चलती है। ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती है। ध्यान रहे पेपर में लिखते समय इसको कैसे लिखेंगे, ब्लैक पेन से। ये दिखाना आवश्यक है, तभी ना पता चल रहा है कि प्रकाश की चाल से चलती है, क्योंकि इसमें हमें ये पता है और ये पता है, चुंबकीय क्षेत्र का ये है और वैद्युत क्षेत्र का ये कांस्टेंट है। छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, समझते चलिए, सीखते चलिए, आपके काम आएगा। फिर तीसरा चौथा पॉइंट जो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में, विद्युत चुंबकीय, देखिए अभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण की दिशा कैसी होती है, वैद्युत क्षेत्र
तथा चुंबकीय क्षेत्र के, लिख लीजिए सारे पॉइंट, पेपर में जरूर आएगा, मैं इसीलिए लिखता नहीं हूँ। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। जब मैं लिख रहा हूँ तो समझ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट तभी लिख रहा हूँ। लंबवत होती है। पांचवा पॉइंट, ये भी देखिए, सब आपको मैंने बोला था यहीं याद करवा दूंगा, ये सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी। अब मैं अभी आपको पेपर भी करवा दूंगा कल, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट आप देख लेंगे। आप व्हाट्सएप पे मांग लीजिएगा, देखिएगा मैं भेज दूंगा। ये क्वेश्चन आए हुए 4-5 लिखने के लिए। पांचवा, विद्युत चुंबकीय, जबकि ऐसा मैं इतना इजी लिखवा रहा हूँ ना कि आपको मैंने यहीं पे याद करवा दिया। विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र तथा नहीं, वैद्युत क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र के साथ अनुपात प्रकाश की चाल के बराबर होता है। चाल के बराबर होता है। यानी कि E/B/C। बताइए, किसी को इस पांचों में कोई कंफ्यूजन, इससे इजी तरीके से बचा कोई नहीं बताएगा। कोई नहीं बताएगा, ठीक है, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं बस एक। अच्छा, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात के साथ का अनुपात कर लीजिएगा, और क्षेत्र वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का अनुपात परिमाण कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा क्षेत्र में दिशा भी होती है ना, इसलिए। चलिए, ये पांचों देखिए, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, जबानी यहीं पे। विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं, गुण में लिखेंगे, यही पांचों लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन है। विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए गति के लिए या संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती है। ठीक है, निर्वात में किससे चलती है? प्रकाश की चाल से चलती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों संचरण की दिशा वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का अनुपात प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ये 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब इसके बाद से जो चार्ट मैं आपको याद करवाने वाला हूँ वो चार्ट आपको याद होने चाहिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। चलिए, अब जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। भाई चैनल को सब्सक्राइब थोड़ा सा कर दिया कीजिए, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। फेसबुक पे आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, मिटाना, लिखना, मार्कर लाना, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सर को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा कर दीजिए प्लीज़ से यार। देखिए, अब ऐसे मिटेगा भी नहीं, ये सूख गया, तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री बोलता है सैनिटाइजर मारो, मार दिया, और फिर इसको इरेज कर दो। ये देखिए, हर जगह केमिस्ट्री काम आता है। मैं तो कहता हूँ ना, साइंस नहीं है, साइंस क्या है? जीवन ही विज्ञान है। जीवन ही विज्ञान है। जीवन ही विज्ञान से याद आया, हम एक खास पेशकश लाने वाले हैं जीवन ही विज्ञान के लिए, जिसमें हम जीवन से रिलेटेड विज्ञान की बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में हम बात करने वाले हैं। लिख देता हूं पहले टॉपिक, विद्युत चुंबकीय
स्पेक्ट्रम। क्या होती है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम? देखिए मैंने क्या बताया कि जब किसी वैद्युत परिपथ में धारा तीव्र गति से बदलती है, टक 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 टक, तब क्या होता है, जब धारा तीव्र गति से टक 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 बदलती है तो उसमें जो आवेश रहते हैं, आवेश की आवृत्ति, दोलित आवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे कि ऊर्जा परिपथ तरंगों के रूप में निकलती है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अब ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हमेशा एक ही ऊर्जा से निकलती है? कभी बहुत ज़्यादा टक 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 बदल रही है, कभी धीमे से टक 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 बदल रही है। तो अलग अलग आवृत्ति के निकलेंगे ना, अलग अलग तरंग दैर्घ्य के निकलेंगे, और इन्हीं तरंग, अलग अलग तरंग दैर्घ्यों के आधार पर हमें इन तरंगों को विभिन्न क्रम में बांट दिया है। एक्स, गामा, अल्फा, अल्ट्रावायलेट, बहुत पराबैंगनी, वही अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम चलेंगे और एक एक बताते चलेंगे, उसको लिखते चलिएगा, ठीक है? और लास्ट में इसका आपको ट्रिक बताएंगे। ट्रिक में बस नाम याद कर। दूसरा हमारा एक्स किरण है, तीसरा हमारा पराबैंगनी किरण है, चौथा हमारा दृश्य किरण है, जिसे हम दृश्य भाग बोलते हैं ना। उसके बाद से अब देखिए हमारा चालू हो जाता है इंफ्रारेड, यानी कि औरक्त किरण। दृश्य के बाद से चालू होता है हमारा औरक्त किरण है। और इसके बाद से हमारा चालू होता है माइक्रोवेव। अच्छा, इसको अति सूक्ष्म तरंग बोलते हैं क्या हिंदी में? एक सेकेंड। अच्छा, सूक्ष्म या माइक्रोवेव, ठीक है। सूक्ष्म, दोनों नाम लिख लीजिएगा, सूक्ष्म या जिसके बुक में जो दिया हो माइक्रोवेव, सूक्ष्म या माइक्रोवेव। और लास्ट हमारा आता है क्या? रेडियो एक्टिव, रेडियो तरंगे किरणें। इतना ही बस है, इतना ही बस है। 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों को आपको थोड़ा सा अच्छे से याद करना है। क्या क्या इसमें याद करना है? सबसे पहले आपको इसका एक लेमडा याद करना है। क्या याद करना है? लेमडा, यानी कि तरंग दैर्घ्य, 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 तरंग दैर्घ्य। सबका तरंग दैर्घ्य लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसका होता है 10 घाते -14 से 10 घाते -10 मीटर में होता है, याद रखिएगा। इसका होता है बच्चा क्या? 10 के घाते, इसका होता है 10 घाते -13 से 3 गुणे 10 घाते -8। पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी का होता है बच्चा 6 गुणे 10 घाते -10 से 7 गुणे 10 के घाते -8, 7 गुणे 10 के घाते -8। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, 4 गुणे 10 के घाते -7 होता है, ठीक है। फिर इसका आप दृश्य किरणें 4 गुणे 10 घाते -7 से, गड़बड़ हो गया, -7 से 7 गुणे 10 के घाते -7। फिर औरक्त किरणें का 7 गुणे 10 के घाते -7 से, यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा बदल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? थोड़ा सा बदल जाएगा, और बदल कर यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, 5 गुणे 10 के घाते 3 हो जाता है, -3। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा रो चेंज होगा ना, 7 था 4 था, सब उसी प्रकार चलते आ रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है और जो बदल जाता है। अब फिर वही रो हमारा उसी प्रकार चलेगा। फिर से यहाँ पर हो जाएगा 10 के घाते -3 से 3 गुणे 10 के घाते -1। फिर यहाँ पे 10 घाते -1 से 10 के घाते, अब यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये मीटर में सभी रहेगा, ये थोड़ा सा आपको याद होने चाहिए। देखिए फिर से मैं एक मिनट रिपीट करा देता हूँ। गामा किरणें 10 घाते -14, 10 घाते -10, एक्स किरणें 10 घाते -13 से 3 गुणे 10 घाते -8,
परावैज्ञानिक क्रिया 6 × 10⁻10 है, 4 × 10⁻7। फिर देखिए 10⁻4 से ये होता है 10 का 4 × 10⁻7 से 7 × 10⁻7। फिर औरत किरण 7 × 10⁻7 से 5 × 10⁻3। इसको आप एक बार ध्यान कर लेंगे तो आपको, अब देखिए अब दूसरी पॉइंट भाई सबसे उपयोग मैंने छोड़ दिया, उपयोग पूछता है, सबका उपयोग, उपयोग मैं लिखता नहीं हूँ ये सारी चीज़ें उपयोग, लेकिन इसका पूछता है तो मैं क्या करूँ, इतना इंपॉर्टेंट है ये, अभी आप भी जानेंगे तो कहेंगे इतना इंपॉर्टेंट है सर। अब मैं आपसे पूछूँ अगर कि ये बताइए नकली दस्तावेज कैसे आप लिखा जाता है? नकली दस्तावेज कैसे बनता है? जब बोलते हैं ना अरे ये तो सेम हमारे ही तरह लेकिन नकली है, नकली दस्तावेज कहाँ गया परावैज्ञानिक ने? नकली दस्तावेज बनाने के उपयोग कारण, नकली दस्तावेज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, नकली दस्तावेज वेज बनाने में, या किसी का फिंगरप्रिंट, डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट, ठीक है, डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट, जितने भी नकली दस्तावेज, फिंगरप्रिंट, डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट लेने में, ठीक है। याद रखें नकली दस्तावेज बनाना है, 10 का रिजल्ट 12 का रिजल्ट सब कैसे बनेगा? परावैज्ञानिक, मतलब आप ही का रिजल्ट सेम टू सेम लगेगा आपको। अच्छा ये देखिए गामा किरण का भी उपयोग बहुत कैंसर के उपचार में आता है, और इसका बस लिख देंगे उपचार में, गामा बहुत इंपॉर्टेंट है उपचार में, ठीक है, कैंसर के उपचार में। और ये उपचार में हड्डी टूटता है कौन देखता है भैया? जाते हैं करवाते हैं ना एक्स किरणें, बोलते हैं ना एक्सरे करवा के आ रहे हैं, ठीक। अब ये पहले जानिए औरत, इसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं महत्वपूर्ण है। ये तो दृश्य का कुछ उपयोग ही नहीं है, देखने के लिए, बस देखने में जितनी भी रंग वंग होती है, जितनी सुंदरता होती है सब उसी कारण होती है। ये नहीं पूछता है, पूछता औरत किरणें धुंध में देखने में, रात में देखने में, रात में देखने के लिए अगर आप औरत किरणें का जो देखते हैं, दूरबीन लोग लगाए रहते हैं जो सीमा पे रहते हैं, ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है, किसी मूवी देखे वो औरत किरणों का उपयोग करते हैं। आप भी अगर वो दूरबीन लगा लेंगे उससे औरत किरणें निकलती है, आप यूं किसी भी चीज़ को अंधेरे में देख पाएंगे, एकदम क्लियर टू क्लियर आपको विजन दिखाई देगी। सूक्ष्म माइक्रोवेव तरंगे क्या होता है सर जी? यान के संचार में, यानों के संचार में, ये बोलते हैं ना सैटेलाइट के संचार में, जो सैटेलाइट से हम लोग बातें करते हैं, या जो लोग अंतरिक्ष में यान लेके जाते हैं उनसे बातें कैसे करते हैं? तो उनसे बातें हम लोग करते हैं सूक्ष्म या माइक्रोवेव तरंगों से। रेडियो एक्टिव करने, रेडियो एक्टिव तरंगे, ये तो पता है ना, संचरण जितने भी टीवी टेलीविज़न होते हैं ना, टेलीविज़न जितने भी चैनल आपके चलते हैं या रेडियो, सब कहाँ से आते हैं? रेडियो किरणें। अब इसको याद करने का ट्रिक, अब इसको याद करने का ट्रिक यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चा, याद रखिएगा, ट्रिक यहाँ पे लिख रहा हूँ। ट्रिक के लिए आपको एक छोटी सी चीज़ें याद रखनी है। क्या लिख दे रहा हूँ? आई, जो कि सबको याद है, लव यू। सर जी ये क्या बोल दिए? रेडियो, रेडियो मिर्ची का नाम सुना है ना, मिर्ची। आई लव यू रेडियो मिर्ची एक्स गन, खत्म। आई लव यू रेडियो मिर्ची एक्स गन। अब आपको एक चीज इसमें याद रखना, आई नीचे से चल रहे हैं हम, ठीक है, आई लव यू रेडियो मिर्ची एक्स गन, ठीक है, आई लव यू रेडियो मिर्ची एक्स गन। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सीक्वेंस अच्छा नहीं बैठ रहा था ना। रेडियो मिर्ची आई लव यू, रेडियो मिर्ची आई लव यू एक्स गन, ठीक है, आई लव योर एक्स गन कर देते हैं और अच्छा लगेगा,
कुछ भी कीजिए, यू या योर एक्स कर। अब ध्यान से देखिए, यू ही कर लीजिए। चलिए अब आर से हमारा आता है नीचे से, देखिए रेडियो एक्टिव तरंग, रेडियो एक्टिव किरणें, मिर्ची, माइक्रोवेव, मिर्ची आर रेडियो एक्टिव किरण, रेडियो एक्टिव रेज या रेडियो रेज, मिर्ची माइक्रोवेव रेज, आई इसको बोलते हैं इंफ्रारेड, इंग्लिश में इसका नाम क्या होता है और किरण का, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है, इसको बोलते हैं इंफ्रारेड। और इसको लव, विजुअल, लव से वी आर है ना, लव व विजुअल यानी कि दृश्य किरणें, यू अल्ट्रावायलेट, यू में यू आ रहा है ना, अल्ट्रावायलेट जिसको हम बोलते हैं परावैगनी किरणें, एक्स रेस, और जी घन यानी कि गामा किरणें। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आपको सारी याद दिलवा देंगे सातों के साथ। उसके बाद से अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं आ रही इनकी तरंग दैर्घ्य, तो क्वेश्चन में जरूर 1 नंबर का पूछता है। तो याद रखिएगा, अगर हम ऐसे जा रहे हैं, रेडियो मिर्ची से आगे बढ़ रहे हैं, तो इधर हमारा तरंग दैर्घ्य इंक्रीज होता है, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। और इधर जा रहे हैं तो और क्या होता है, आवृत्ति घटती है। याद रखिएगा भाई, आवृत्ति घटती है। बस पूरा ट्रिक आपको मैं समझा दे रहा हूँ पूरी तरीके से। अगर देखिए आप कैसे इसमें क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा अल्ट्रा वायलेट दिया रहेगा मिर्ची, रेडियो यानी कि दिया रहेगा रेडियो एक्टिव किरणें, सूक्ष्म तरंग, औरक किरणें, दृश्य किरणें, ये चारों किरणें आपको दिया हुआ है। पूछ रहा है इनमें से सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होगा, तो मैंने बताया इस साइड में तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। तो हम देखेंगे क्या, पहले क्या आ रहा है, दृश्य, यू लास्ट में आ रहा है यानी कि विजुअल लास्ट में आ रहा है, तो विजुअल का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, सबसे अधिक होगा। अगर आप इस पे क्वेश्चन देखेंगे तो और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, कैसा लगा ये चैप्टर, देखिए बहुत ईजी तरीके से आपको पढ़ाने का कोशिश किया है, समझाने की कोशिश किया है। समझ में आए चीज़ों को तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत अच्छी तरीके से सिंपल वे से आपको समझाने का प्रयास किया है इस वीडियो में मैंने। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। कल मिलेंगे फिर अगले टॉपिक के साथ, और कल इसका हम क्वेश्चन भी लेके आएंगे। इस क्वेश्चन से आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए बच्चे, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।